गृह एवं परिवहन मंत्री महोदय राजस्थान सरकार श्री वीरेंद्र बेनीवाल जी कार्यक्रम कक्ष में पधार चुके हैं। हम सब इनका तालियों से स्वागत करते हैं। श्री मंत्री जी को कार्यस्थल पर स्थापित स्टॉल्स का अवलोकन करने का अनुरोध कर रही हूँ। कार्यस्थल पर लगे हुए विभिन्न स्टॉलों के माध्यम से राजस्थान सरकार द्वारा ई गवर्नेंस की विभिन्न परियोजनाओं एवं कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी देने का एक छोटा सा प्रयास किया गया है। राजस्थान सरकार में सीएससी परियोजना के तहत 4600 से अधिक कियोस्क द्वारा नागरिकों को विभिन्न सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। डिजिटली साइन प्रमाण पत्र दिए जाने की सेवा का मैं विशेष रूप से उल्लेखन करना चाहूँगी, जिसके तहत राज्य भर में प्रतिमाह 1 लाख से भी अधिक प्रमाण पत्र सीएससी कियोस्क के माध्यम से जारी किए जा रहे हैं। तालियां। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा विभिन्न पदों के लिए आवेदन हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा सीएससी के माध्यम से की गई है। यहाँ पे इस हॉल में अभी वकरंगी जो हमारे गोल्ड स्पॉन्सर्स हैं उनका एक कियोस्क है। साथ ही डिपार्टमेंट ऑफ आईटी एंड कम्युनिकेशन गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड और REIL के अलग अलग कियोस्क स्थापित किए गए हैं। मैं आप लोगों से भी अनुरोध करूंगी कि आप कोई तरह के ब्रेक में सारी जानकारियां लें इन कियोस्क से। बताना चाहूँगी कि सीएससी परियोजना में राज्य के अधिकारियों एवं कियोस्कधारियों को उल्लेखनीय कार्य किए जाने के फलस्वरूप पुरस्कृत किया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करती हूँ कि वे उनका उत्साहवर्धन करें। माननीय गृह एवं परिवहन मंत्री राजस्थान सरकार श्री वीरेंद्र बेनीवाल जी का स्वागत है। मैं उनसे अनुरोध करती हूँ कि कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। साथ ही हमारे साथ मौजूद है आज श्री रघुवीर सिंह मीणा जी, माननीय सदस्य लोकसभा उदयपुर। उनसे अनुरोध करती हूँ कि कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। श्री चुन्नीलाल गराजिया जी, खेल मंत्री राजस्थान सरकार। श्री BK गैरोला, मिशन डायरेक्टर ई गवर्नेंस भारत सरकार। उनसे अनुरोध करती हूँ कि कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। श्री OP मीना, अतिरिक्त मुख्य सचिव परिवहन विभाग राजस्थान सरकार। श्रीमती बसंती देवी, विधायक राजस्थान। मांगीलाल गरासिया जी है मंत्री जी का नाम, मांगीलाल गरासिया, श्रम मंत्री। डॉक्टर MP नारायणन, अध्यक्ष सेंटर फॉर साइंस डेवलपमेंट एंड मीडिया स्टडीज। उनसे अनुरोध करती हूँ कि कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। तालियों से कृपया स्वागत करें। डॉक्टर रवि गुप्ता, मुख्य अधिकारी इलेट्स टेक्नोमीडिया एवं आयोजक ई-गव नॉलेज एक्सचेंज से अनुरोध करती हूँ कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। और हमारे साथ मौजूद हैं आज श्री संजय मल्होत्रा जी, शासन सचिव सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग राजस्थान सरकार। श्री मल्होत्रा जी से अनुरोध है कि कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। तालियों से स्वागत करें। श्री OP मीना, अनुरोध है श्री OP मीना जी, अतिरिक्त मुख्य सचिव परिवहन विभाग राजस्थान सरकार। आपसे अनुरोध है कि कृपया आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। क्षमा चाहूँगी। श्री OP मीना जी,
देवियों और सज्जनों, सबका कृपया तालियों से स्वागत करें। हमारे साथ समय बिताने के लिए और इस कार्यक्रम को एक अच्छा मोड़ देने के लिए आप सभी अतिथिगण यहाँ आए हैं। हम सब आपका पुष्प गुच्छ से स्वागत करना चाहेंगे। सबसे पहले मैं डॉक्टर रवि गुप्ता, मुख्य कार्यकारी अधिकारी इलेट्स टेक्नोमीडिया से अनुरोध करती हूँ कि वो माननीय गृह एवं परिवहन मंत्री महोदय का पुष्प गुच्छ से स्वागत करें। तालियों से स्वागत करें प्लीज। मैं श्रीमती इंदु गुप्ता SIO NIC से अनुरोध करती हूँ कि वे श्री रघुवीर सिंह मीणा जी, माननीय सदस्य लोकसभा उदयपुर का पुष्प गुच्छ से स्वागत करें। श्री रघुवीर सिंह मीणा जी। डॉक्टर MP नारायणन से अनुरोध करूंगी कि वो श्री मांगीलाल गरासिया जी, खेल मंत्री राजस्थान सरकार का पुष्प गुच्छ से स्वागत करें। अनुरोध करती हूँ संजय मल्होत्रा जी से कि वो श्री OP मीना का पुष्प गुच्छ से स्वागत करें। डॉक्टर MP नारायणन को फिर से अनुरोध करूंगी कि श्रीमती बसंती देवी जी, विधायक राजस्थान का पुष्प गुच्छ से स्वागत करें। तालियां। श्री संजय कार्णिक जी से अनुरोध है, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग राजस्थान सरकार से, कि वे कृपया मंच पर आए और डॉक्टर श्री संजय मल्होत्रा, शासन सचिव सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग राजस्थान सरकार का पुष्प गुच्छ से स्वागत करें। श्री अकुल भार्गव से अनुरोध करूंगी कि कृपया मंच पर आए। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग राजस्थान से श्री अकुल भार्गव जी कृपया मंच पर आएं और डॉक्टर MP नारायणन, अध्यक्ष सेंटर फॉर साइंस डेवलपमेंट एंड मीडिया स्टडीज का पुष्प गुच्छ से स्वागत करें। माफ़ी चाहूँगी, हमें श्री आशुतोष देशपांडे, अतिरिक्त निदेशक सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग को मंच पर बुलाना चाहूँगी। हमारे साथ हैं श्री BK गैरोला, मिशन डायरेक्टर E-गवर्नेंस भारत सरकार। आशुतोष पांडे जी से अनुरोध है कि कृपया गैरोला जी का पुष्प गुच्छ से स्वागत करें। डॉक्टर रवि गुप्ता, सभी अतिथिगणों का, मंच पर बैठे सभी लोगों का स्वागत है। मैं माननीय गृह एवं परिवहन मंत्री महोदय जी से अनुरोध करती हूँ कि कृपया दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ करें। देवियों और सज्जनों, अब दीप प्रज्वलित होने जा रहा है। आप सभी से अनुरोध है कि माननीय मंत्री जी महोदय के द्वारा E-गव नॉलेज एक्सचेंज 2012 का शुभारंभ होने जा रहा है। कृपया तालियों से इस शुभारंभ का अभिनंदन करें। देवियों और सज्जनों, तालियां।
धन्यवाद। मैं श्री संजय मल्होत्रा जी से अनुरोध करती हूँ कि कृपया स्वागत भाषण आकर दें। श्री संजय मल्होत्रा जी। आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि माननीय वीरेंद्र जी बेनीवाल, माननीय मंत्री महोदय राजस्थान सरकार, श्री गरासिया जी माननीय मंत्री राजस्थान सरकार, एमपी साहब, मीना जी एमएलए साहिबा, मंच पे विराजे हुए सभी महानुभाव और बाहर से विभिन्न प्रदेशों से और भारत सरकार से आए हुए विभिन्न डेलीगेट्स, उच्च अधिकारीगण, हमारे अवॉर्डीज़ और विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स जो कि पूरे प्रदेश से यहाँ पे आए हैं, मैं आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से और अपनी ओर से विशेषकर मैं माननीय मंत्री जी वीरेंद्र जी बेनीवाल का बहुत बहुत आभारी हूँ। चूँकि इस कार्यक्रम में पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को आना था, लेकिन अचानक उनके अस्वस्थ होने के कारण से वे नहीं आ पाए। हमने माननीय मंत्री जी को निवेदन किया और हमारे निवेदन को उन्होंने बिल्कुल तुरंत स्वीकार करते हुए एक अल्प अवधि का हमने उनको नोटिस दिया, लेकिन उसके बावजूद वे हमारे एक अल्प अवधि के नोटिस पे भी उन्होंने हमारे निमंत्रण को स्वीकार करते हुए अपने व्यस्त कार्यक्रम से हमारे लिए इस कार्यक्रम के लिए समय निकाला। उनका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। इसी प्रकार से मैं मांगीलाल जी गरासिया साहब का भी बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने हमारे इस इनविटेशन को स्वीकार करके वे यहाँ पे आए हैं और हमारे इस कार्यक्रम की उन्होंने शोभा बढ़ाई है। रघुवीर जी मीना एमपी साहब का भी मैं बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करना चाहूँगा। उनको भी मैंने लास्ट मिनट ही इनवाइट किया है, लेकिन उसके बावजूद भी वे यहाँ पे आए। कुछ ऐसा हुआ कि मैंने हालांकि उनको हमने रिटर्न इनविटेशन तो उनको पहले भेज दिया था और मौखिक भी मैंने अपनी तरफ से तो इनको इनवाइट एक दिन पहले ही कर दिया था, लेकिन वो ऐसा हुआ कि मैंने जिस रघुवीर मीना से बात की वो कोई अन्य रघुवीर मीना थे और आज सुबह जब ये मालूम चला कि अच्छा, उन्होंने भी आगे से कुछ नहीं कहा कि ये रघुवीर मीना है, जो मेरे को फ़ोन नंबर्स मैंने लिए, तो लेकिन उन्होंने जो हमारी इस गलती को भूल को जो है नज़रअंदाज करते हुए हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया। सर, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और एमएलए साहिबा का बीके गारोला साहब, ये एक जानी मानी हस्ती हैं। जहाँ तक ई गवर्नेंस की बात है, राज्य में ही नहीं, हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व भर में इनका जहाँ पे ई गवर्नेंस की बात आती है तो इनका यहाँ पे नाम है। इनको भी हमारा इन्होंने निवेदन स्वीकार करते हुए यहाँ पे आए। सर, आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू यू फॉर हैविंग एक्सेप्टेड आवर इनविटेशन एंड फॉर हैविंग कम ओवर हियर। और ओपी मीना साहब का और सभी जो हमारे विभिन्न डेलीगेट्स विभिन्न प्रदेश से यहाँ पे, वेस्ट बंगाल से यहाँ पे डेलीगेट्स आए हैं, JNK के IT सेक्रेटरी यहाँ पे मौजूद हैं, गुजरात के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब वे भी इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, और PSUs के और भारत सरकार से विभिन्न राज्यों से हमारे डेलीगेट्स, उनको मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और हमारे राज्य से भी कई सारे सीनियर अधिकारी यहाँ पे हमारे इस निमंत्रण पे यहाँ पे आए हैं। जयपुर से कई सारे अधिकारी यहाँ पे आए हैं और साथ ही साथ डिविजनल कमिश्नर यहाँ के और कलेक्टर्स, इनका सबका मैं बहुत हार्दिक आभार भी व्यक्त करता हूँ और साथ साथ इनका मैं बहुत बहुत स्वागत भी करता हूँ। ये जो हमारा प्रोग्राम है
ये 3 दिवस का प्रोग्राम है। इसमें कल कुछ डेलीगेट्स यहाँ पे आ गए थे और आज और कल 2 दिन तक हम यहाँ पे मंथन करेंगे ऑन ई गवर्नेंस। इसमें हमने कई विषय रखे हैं, 2 तरह से हमने इसमें विषय रखे हैं। एक तो हमने टेक्नोलॉजी स्पेसिफिक जो विभिन्न टेक्नोलॉजीज़ के जो अंग हैं उसके ऊपर में हमने यहाँ पे सेशंस रखे हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग पे भी यहाँ पे सेशंस हैं, सिक्योरिटी पे यहाँ पे सेशंस हैं, नेटवर्किंग पे यहाँ पे सेशंस हैं, और उसी तरह से अलग अलग विभिन्न जो हमारे गवर्नेंस से रिलेटेड जो फील्ड्स हैं, जैसे हेल्थ पे, एजुकेशन पे, अर्बन डेवलपमेंट पे, स्मार्ट सिटीज़ पे, तो विभिन्न ट्रांसपोर्टेशन पे, इस पे हमने अलग अलग सेक्टर्स पे हमने यहाँ पे सेशंस रखे हैं। उसके अतिरिक्त जो NEGP के विभिन्न योजनाएं हैं उनके प्रचार प्रसार के लिए हमने यहाँ पे सेशंस रखे हैं। और मैं जो हमारे अवॉर्डीज़ हैं, राजस्थान सरकार जो IT के क्षेत्र में, ई गवर्नेंस के क्षेत्र में जो अच्छा कार्य यहाँ पे कर रहे हैं एट वेरियस लेवल्स, राइट फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल्स, क्योंकि IT देने के लिए लेने वाले भी होने चाहिए, सर्विसेज देने वाले भी होने चाहिए, और उनको ऊपर से नीचे तक, तो हमारे जो नीचे की सबसे निचले स्तर की जो हमारी कड़ी है VLEs, उनको हमारे मध्यम स्तर के जो जिला स्तर के ऊपर में हमारे कार्यकर्ता हैं जिनमें कई सारे कलेक्टर्स हैं, ADMs हैं, उनको, और सिमिलरली राज्य स्तर के ऊपर में जो आज यहाँ पे जिन्होंने अच्छा कार्य 2011-12 में किया है, उनको सबको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा राज्य सरकार की ओर से और मेरी अपनी ओर से, जिनकी वजह से ही जो IT के क्षेत्र में प्रदेश का और राज्य का, आज सचिव महोदय कुछ समय पूर्व आए थे तो उन्होंने भी ये टिप्पणी की थी कि कम से कम नॉर्थ इंडिया में हम जो है वी आर अमंग्स द टॉप स्टेट्स इन IT। और आज के दिन में बल्कि मैं ये कहूँगा कि इवन सदर्न स्टेट से भी हम अगर कंपेयर करते हैं, चूँकि उन्होंने पहले IT वहाँ पे कुछ पहले वहाँ पे प्रारंभ हो गई थी, बट डिस्पाइट लिटरेसी लेवल्स यहाँ पे लोअर होने के बावजूद, IT लिटरेसी लेवल्स भी लोअर होने के बावजूद, राजस्थान ने IT के क्षेत्र में बहुत विभिन्न क्षेत्रों में, करीब करीब सभी क्षेत्रों में हमने बहुत अच्छे कार्य किए हैं। चाहे वो अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधी हो, करीब 13 अस्पताल आज के दिन में हमारे HMIIs वहाँ पे चल रहा है, चाहे हेल्थ सेक्टर में सभी IMR, MMR को और लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ाने के लिए जो मॉनिटरिंग का जो तंत्र यहाँ पे विकसित किया गया है NIC के द्वारा, प्रेगनेंसी ट्रैकिंग, एंटीनेटल केयर, पोस्टनेटल केयर के लिए हेल्थ के सेक्टर में जो कार्य हुआ है वह भी अन्य कई जगह पे नहीं हुआ है। और इसके पीछे ये सब जो हमने यहाँ पे कार्य किए हैं, तो एक जो ऊपर से हमारे पास में सोच आई है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, कि उन्होंने ये कहा है कि IT के लिए, उनका ये कहना है कि IT के बिना, ई गवर्नेंस के बिना गुड गवर्नेंस जो है संभव नहीं है, क्योंकि आज के दिन में इतनी कॉम्प्लेक्स होती जा रही है गवर्नेंस, तो IT जो है इसके अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण टूल है। और उसको उन्होंने कभी भी पैसे की कमी, उसके अंदर कई स्टेट्स में हमने देखा है कि वहाँ पैसे की कमी आती है, लेकिन राजस्थान राज्य में पैसे के नाम पे कोई भी आज के दिन में सचिव या कोई HOD या कोई भी कलेक्टर यदि हमारे को ये कहता है कि साहब हम ये कार्य जो है करना चाहते हैं IT के क्षेत्र में, मेरे को इतने पैसे, लेकिन मेरे को पैसों की ज़रूरत है, तो उसको हम तुरंत जो है धन की कमी जो है इसके अंदर नहीं आने देते हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की विजन की वजह से है, जिसके तहत उन्होंने 3% जो योजना बजट है, प्लान बजट का 3% IT क्षेत्र के लिए यहाँ पे ईयरमार्क किया हुआ है। और मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि ये केवल कागज़ों में ही नहीं है 3% का बजट, ये वाकई में इसकी जो बेनिफिट है वह भी अब लोगों के तक पहुँच रही है। तो इस प्रकार से विभिन्न सेवाएं, हमारा प्रयत्न है कि हम लोगों तक, उनके डोर स्टेप्स तक CSC के माध्यम से पहुंचाएं। इसके अंदर आप लोगों को मालूम है कि जाति प्रमाण पत्र,
मूल निवास प्रमाण पत्र, आरपीएससी की विभिन्न सेवाएं जिसके बारे में बात हुई, जो कंप्लेंट्स हैं, ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम है, ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम का पूरा वेब पोर्टल यहाँ पे बना हुआ है और एक उसमें एस्केलेशन मैकेनिज्म है। तो कोई भी व्यक्ति कहीं से भी ईमेल के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से अपनी कोई भी समस्या को वह इस तंत्र के माध्यम से पहुंचा सकता है संबंधित अधिकारी तक। और साथ ही साथ सुगम के केंद्र, ये भी माननीय मुख्यमंत्री जी की उनकी एक विजन थी, उनकी एक पहल थी, सोच थी। उन्होंने सभी तहसील मुख्यालयों पे टाइम बाउंड तरीके से कार्य करने के लिए आईटी सपोर्टेड सिंगल विंडो सिस्टम विभिन्न सेवाओं के लिए उन्होंने वहाँ पे चालू किए हैं। और मैं समझता हूँ आज के दिन हमारे लिए यहाँ पे कई क्रांतिकारी जो हमने कदम इसमें आईटी के क्षेत्र में लिए हैं, उसी प्रकार से आज भी एक क्रांतिकारी, मैं कहूँगा इसको, इट इज़ रियली रेवोल्यूशनरी, इट इज़ रियली, ये एक क्रांतिकारी परिवर्तन है कि जो जमाबंदी जो है, जिसके साथ में सभी ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं, काश्तकार हैं, उसके साथ में जुड़े हुए हैं, उनके लिए जमाबंदी की वह नकल आज के दिन में कहीं से भी, उदयपुर ज़िले से पहले हमने निवई में किया है और अब आज यहाँ पे हम उदयपुर ज़िले में भी इसका शुभारंभ कर रहे हैं कि कोई भी काश्तकार जो उदयपुर ज़िले का है, पहले हमने गिरवा तहसील इसमें ली है, तो गिरवा तहसील का आज सर हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप इसका शुभारंभ करेंगे। तो गिरवा तहसील का कोई भी निवासी, कोई भी उसकी भूमि, कोई भी खसरा नंबर, वो प्रदेश भर में कहीं से भी, बल्कि नेशनली कहीं से भी, यदि हमारा वहाँ पे कियोस्क होता है तो नेशनली कहीं से भी वो जा कर के सर्टिफाइड प्रमाणित कॉपी वो वहाँ से ऑफ द काउंटर वो ले सकता है। तो ये एक बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन इसलिए है क्योंकि अभी तक जो जमाबंदी थी वो केवल एक मैनुअल जमाबंदी के रूप में पटवारी के पास में रहती थी। आज के दिन में हमने उसको, जैसे आईटी की भाषा में कहते हैं, क्लाउड के ऊपर में रख दिया है और हमारे वहाँ पे जयपुर के सर्वर में वहाँ पे पड़ा है और वहाँ से कोई भी व्यक्ति इसको कहीं से भी किसी भी समय उसको वेट करने की आवश्यकता नहीं है कि वो पटवारी के लिए वेट करे या पटवारी के पास जाए या तहसील कार्यालय में जाए। विभिन्न स्थानों पे हमारे कियोस्क खुले हैं। आपने देखा कई सारे VLEs जो हैं आज यहाँ पे आए हुए हैं, उनके माध्यम से, और उसमें वापस से उसको पटवारी से साइन करने की आवश्यकता नहीं है। इट इज़ फुल्ली सर्टिफाइड। उसके लिए पूरा जो है टोटल बिजनेस री इंजीनियरिंग, प्रोसेस री इंजीनियरिंग हमने की है। रूल्स उसके लिए जो है पूरे चेंज किए हैं। उसकी ट्रेनिंग सभी तहसीलदार पटवारियों को दी जा रही है। तो ये एक बहुत अमूल चूक परिवर्तन किया गया है। जो सदियों से एक जो तरीका, जो मुगलों के समय से एक तरीका जमाबंदी को लिखने का चला आ रहा था, उसको सर चौसाला जमाबंदी कहते थे। दिस इज़ नोन एज चौसाला जमाबंदी। वो चौसाला भी ख़त्म हो जाएगी सर अब, क्योंकि अब 4 साल के बाद में आपको वापस से उस जमाबंदी को लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सारे जो भी चेंजेस हैं वो उसी के अंदर आ जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी टोटल, क्योंकि जो एक जमाबंदी के क्या क्या कॉलम्स थे वो पूरे उसको चेंज करके, ताकि पटवारियों को सहूलियत हो कि ये नहीं कि उनको 4 साल के बाद में दोबारा से उनको जमाबंदी लिखनी पड़ रही है। पहले जमाबंदी दोबारा से इसलिए लिखी जाती थी क्योंकि उसके अंदर नोट लगता था और कई सारे नोट उसी के ऊपर आगे आगे लगते रहते थे, उसमें जगह नहीं रहती थी, तो फिर उसको दोबारा से पुनः हमारे को नया लिखना पड़ता था। लेकिन अब ये कंप्यूटराइज होने के बाद में इसकी आवश्यकता नहीं रहेगी। तो ये एक ऐतिहासिक कदम माननीय मुख्यमंत्री जी की बजट घोषणा में उन्होंने ये फरमाया था और यहाँ पे तहसील गिरवा में इसका आज हम यहाँ पे प्रारंभ कर रहे हैं। तो मुझे बहुत इसमें खुशी है कि सभी जो हमारे अवॉर्डीज़ हैं इसमें इन्होंने आईटी के विभिन्न क्षेत्रों में बहुत अच्छा कार्य किया है। इनको मैं पुनः बधाई देता हूँ और आप सभी को और विशेषकर मंच पे विराजे हुए हमारे महानुभाव जो बहुत अल्प अवधि के हमारे नोटिस में यहाँ पे पधारे, उनका मैं एक बार पुनः स्वागत करता हूँ और तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद श्री मल्होत्रा जी।
मैं श्री रघुवीर मीणा जी सांसद उदयपुर से अनुरोध करती हूँ कि वो अपने 2 शब्द हमारे साथ कहें। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय वीरेंद्र जी बेनीवाल, गृह मंत्री और हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, राजस्थान सरकार के स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स मिनिस्टर आदरणीय मांगीलाल जी गरासिया जी, विधायक बसंती देवी जी, हमारे आदरणीय ओपी मीणा साहब, SCS मल्होत्रा साहब, मंच पर आसीन हमारे इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए सम्मानित डायरेक्टर साहब और अन्य हमारे बुजुर्गों, कमिश्नर साहब, मंजीत सिंह जी साहब, हमारे कलेक्टर साहब और बाहर से पधारे हुए हमारे सभी अतिथि मेहमान, प्रबुद्ध हमारे सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता और बहनों और पूरे प्रदेश से आए हुए हमारे सभी सहभागी जी, साथियों, बहनों, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम हम कह सकते हैं, क्योंकि जैसा मल्होत्रा जी ने विस्तार से आपको बता ही दिया और आप स्वयं भी जानते हैं कि IIT का युग है और टेक्नोलॉजी का क्या इस युग में क्या महत्व है ये हम सब जानते हैं। एक समय था जब मैनुअल हम काम करते थे हर क्षेत्र में, तो हमारी गति, क्वालिटी, प्रशासन की हर दृष्टि से क्वालिटी और आज के युग में जो स्पीड है, काम करने की गति है, वो निश्चित तौर पे रात दिन का फ़र्क हो गया है। आज चाहे हम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ले लें, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में ले लें, एजुकेशन सेक्टर में ले लें, कोऑपरेटिव सेक्टर में ले लें, IIT का उपयोग जहाँ जहाँ होने लगा है, वर्क की स्पीड भी बढ़ी है, क्वालिटी भी बेहतर हुई है और विकास की संभावनाएं निश्चित तौर पे बढ़ी हैं। हम सभी इसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ एजुकेशन कम है और टेक्नोलॉजी का उपयोग भी कम हुआ है, वहाँ प्रचार प्रसार की आवश्यकता है। लोगों में नित प्रतिदिन जो काम होते हैं उनमें काम करने की आदत डालने की आवश्यकता है, उनका इंटरेस्ट इस ओर बढ़ाने की आवश्यकता है, नॉलेज बढ़ाने की आवश्यकता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा प्रदेश अग्रणी प्रदेशों में निश्चित तौर पे आएगा। अभी निश्चित तौर पे मल्होत्रा जी ने जो हमारे इस ज़िले से नया काम शुरू करने के लिए कही है, कोई भी सर्टिफाइड कॉपी कहीं से भी कलेक्ट कर सकता है। निश्चित तौर पे हम सभी यहाँ के जनप्रतिनिधि सरकार का आभार व्यक्त करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं और इसका लाभ बहुत अधिक लोगों को मिले ऐसा हम सब प्रयास करें। मैं इस अवसर पर 2 दिन तक ये कार्यशाला रहेगी। इसमें बाहर से जितने भी संभागी आए हैं, जितने भी टेक्नीशियंस हैं, जितने भी हमारे मार्गदर्शक हैं, वो सभी 2 दिन तक बहुत ही समय का अच्छा उपयोग करते हुए और इस समिट का, इस कार्यशाला का निश्चित तौर पे सार्थकता साबित करें, ऐसा मुझे भरोसा है। मल्होत्रा जी ने जैसा कहा, मैं गुजरात चुनाव में था और कोई और रघुवीर मीणा बोल गया और बड़ा मुस्कुरा के कह दिया हाँ आऊँगा, और फिर आज इनको कहा कि मैं तो वो नहीं था, MP नहीं हूँ, दूसरा रघुवीर मीणा हूँ, तो उन्होंने तत्काल मुझे आमंत्रित किया और मैं आ भी पाया आपके बीच में। निश्चित तौर पर सौभाग्यशाली हूँ और आपका विशेष आभार कि आपने दुरुस्त करके वापस सूचना करेक्ट करके मुझे दी और मैं आपके बीच में हाजिर हो पाया। और राज्य के मंत्री हैं, उनका भी निश्चित तौर पे स्वागत करता हूं कि आपके यहाँ आने से हमारे कार्यक्रम की शोभा भी बढ़ी है। और इस कार्यक्रम में निश्चित तौर पे CM साहब हमारे बीच में होने थे, परंतु CM साहब की तबीयत नासाज होने की वजह से अचानक उनका मैसेज आया कि मैं नहीं आ पा रहा हूँ, आप लोग कार्यक्रम में जाके और हमारी तरफ से सबको शुभकामनाएं दें और इस कार्यक्रम की सफलता की कामना
कहें तो निश्चित तौर पे मैं उनकी तरफ से भी, वैसे तो हमारे गृह मंत्री जी, गृह राज्य मंत्री जी हैं, वो कहेंगे, पर मैं यहाँ का सांसद होने के नाते भी आप सबका धन्यवाद भी अदा करता हूँ, स्वागत भी करता हूँ, और मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद कि ये कार्यक्रम या कार्यशाला यहाँ आयोजित करके और हमारे क्षेत्र को इसका बेनिफिट दिलाने की बात कही है, और निश्चित तौर पर इसका फ़ायदा मिलेगा और आने वाले क्षेत्र में, आने वाले समय में हम इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा पाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः इस कार्यशाला के सफलता की कामना करता हुआ मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, धन्यवाद। धन्यवाद श्री मीणा जी। हमारे साथ अब हैं श्री मांगीलाल गरासिया जी, खेल मंत्री राजस्थान सरकार। उनसे अनुरोध है कि कृपया वो आकर हमारे साथ 2 शब्द बोलें। गुड गवर्नेंस के इस सुशासन औद्योगिक एवं संचार विभाग के इस समारोह के हमारे बीच में विराज रहे मुख्य अतिथि परम श्रद्धेय माननीय बेनीवाल साहब, यहाँ उपस्थित हमारे बीच में विराज रहे परम श्रद्धेय माननीय MP साहब, मीणा साहब, हमारे बीच में विराज रहे हैं स्वामी नारायण जी, और यहाँ उपस्थित परम श्रद्धेय माननीय मीणा साहब, मल्होत्रा जी, सम्मानित हमारे बीच में विराज रहे माननीय MLA साहिबा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहबान और सभी तमाम एरिया से आए हुए सभी हमारे विभिन्न एक्सपर्ट्स और सभी विभाग के विभाग अधिकारीगण। मैं पहले तो बहुत बहुत शुभकामना अर्पित करता हूँ उदयपुर जिलों की नगरी में ऑल इंडिया लेवल से और स्टेट के तमाम एरिया से जो एक्सपर्ट और अतिथि यहाँ पर आए हैं। वाकई में उदयपुर जिलों की नगरी में जो यहाँ का एनवायरनमेंट जिस तरह से है और पूरे एशिया में जिस तरह से उदयपुर भौगोलिक दृष्टि कोण को देखें तो मालूम पड़ता है कि उदयपुर जिलों की नगरी एक अलग स्थान रखने का काम करती है। और यहाँ पर आप सभी साथी यहाँ पर आए और आप 2 दिवसीय कार्यक्रम को यहाँ पर अंजाम रूप देने का काम करेंगे। मैं आप सबका हृदय की गहराई से बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, बहुत बहुत शुभकामना अर्पित करना चाहता हूँ कि आपने सुनहरा अवसर यह उदयपुर जिलों की नगरी में देने का काम किया। हम एक नज़र उठाकर देखें जिस तरह से आज वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी में परिवर्तन आ रहा है, जिस तरह से विभिन्न आयामों में परिवर्तन आ रहा है, और ऐसी स्थिति में जब गुड गवर्नेंस के रूप में हम देखने का काम करें तो जान पड़ता है कि हमें इस टेक्नोलॉजी में बहुत कुछ चेंजेस करने के साथ साथ में विभिन्न आयामों को और आगे बढ़ाने के साथ साथ में आज महती आवश्यकता है कि हम गुड गवर्नेंस के रूप में किस तरह से विभिन्न आयामों को आगे बढ़ाने का सौगात हासिल करने का काम करें। मुझे कहते प्रसन्नता है कि आज यहाँ पर एक्सपर्ट्स और जितने सभी तमाम यहाँ पर सभी भाई आए हैं और उनका सीधा सानिध्य विभिन्न विभाग के कार्यक्रम को आगे अंजाम रूप देने में मिलेगा। हम जानते हैं कि आज जिस तरह से शहरी एरिया को देखें और ग्रामीण अंचल को देखने का काम करें तो कुछ चेंजेस जिस तरह से है उसमें हमें किस तरह से ऑनलाइन के रूप में कॉर्पोरेट सेक्टर का मामला हो, हेल्थ डिपार्टमेंट के रूप में हेल्थ लाइन को आगे बढ़ाने के रूप में मामला हो, और विभिन्न प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमें कुछ करने की आवश्यकता है उस रूप में भी। तो आज मुझे यहाँ पर ज़्यादा अपनी बात को नहीं कहना है, हमारे परम श्रद्धेय माननीय बेनीवाल साहब को सुनना है। और हमारे बीच में माननीय CM साहब पधारने वाले थे परंतु किसी कारणवश से स्वास्थ्य की कमी बेसी की वजह से आपके बीच में हाजिर नहीं हो पाए, परंतु उन्होंने शुभ संदेश देने का काम किया है कि यहाँ पर आए सभी साथ यहाँ पर 2 दिवसीय कार्यक्रम में सफलतापूर्वक आयोजन को प्राथमिकता देने का काम करें, जिससे कि हम विभिन्न क्षेत्र में आगे बढ़ने का सौगात हासिल कर सकें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से बजट घोषणा में जिस तरह से विभिन्न आयामों को आगे बढ़ाने के लिए IT क्षेत्र के रूप में 3% पैसा इस रूप में रखने का काम किया है कि निश्चित रूप से आने वाले समय में इस देश के, इस प्रदेश के विभिन्न भाई इस बात को समझ सकें कि हमें आगे बढ़ने के साथ में किस तरह से सहूलियत हमारे को किस तरह से मिले, किस तरह से गुड गवर्नेंस के रूप में आगे बढ़ने का मौका मिले, और उस बात को हमारे भाई समझ सकें, अपना सकें और मानव जीवन में आगे बढ़ने का सौगात हासिल कर सकें।
मुझे यहाँ पर ज़्यादा बात नहीं करनी है, परम श्रद्धेय माननीय बेनीवाल साहब को सुनना है, इसलिए मैं मेरी बात को ज़्यादा नहीं कहते। पुनः आप सबका उदयपुर जिलों की नगरी में आभार व्यक्त करते हुए और माननीय हमारे बेनीवाल साहब और सभी एक्सपर्ट्स और हमारे सभी साथी यहाँ पर आए हैं, जिनका सानिध्य इस एरिया को नहीं, इस प्रदेश को नहीं, परंतु इस मुल्क को मिलने का एक नया आयाम के रूप में सौगात मिलेगा। पुनः मैं आभार व्यक्त करते मेरी बात को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद गरासिया जी। हमारे साथ मंच पर मौजूद है श्री BK गैरोला, मिशन डायरेक्टर ई गवर्नेंस भारत सरकार। उनसे अनुरोध करती हूं कि वे भारत में हो रहे ई गवर्नेंस के क्षेत्र में विभिन्न प्रयासों पर कीनोट एड्रेस दें। श्री गैरोला जी। Honorable Chief Guest, Shri Beniwal ji, other dignitaries on the dais, participants, ladies and gentlemen, good morning and welcome to this workshop. The E-Governance Knowledge and Exchange Forum 2012, which is this function, is a very appropriate and apt forum for us to exchange the views of what we had been doing in the past, where we stand today, and possibly where we would like to go tomorrow. I'm really happy that Rajasthan had been playing a very important role among the states in promoting e-governance and accelerating e-governance. The example is how they have been able to handle the CSC problem, which is not very easy for anybody in the world and the country to handle. This shows the commitment at the highest level that we have in Rajasthan for e-governance. I would, as a start of the whole system, I would like to point out that while we talk about e-governance, while we talk about accelerating the e-governance, what is that we are really aiming at, what have we achieved, and where do we possibly go tomorrow? The first thing that we have is that everybody has accepted that e-governance is an essential component for the progress. If you recall, in 80s, when we had automation of banking system, there was a debate, will banking system bring unemployment? Will it create problems? And therefore, there used to have been having problems with unions and all that stuff. It took a while. At the end of the day, it settled down, and you see the benefits of automation in the banking system. Today, we don't hear from any quarter, be it political, bureaucratic, technical, business, that e-governance is not required. To the extent that expectations are moving. So as I said, it is now, platform is open for us, that there is no hindrance which we had in the past, where people used to say that what is the point in giving a PC when people don't have table and chair? I think you need table and chair, at the same time you need PC. Now that recognition has taken place over the last 7, 8 years and 10 years. And I think that the road is clear for us to accelerate and press the accelerator for moving forward in a rapid mode. That's the first thing that I wanted to bring, is a very positive sign. Almost all the states, Government of India, everybody is attuned that we need to work on it. Second point that I wanted to bring to your notice is that we have come a long way. I am the person from the first generation who started technology game in 1967, when very few people knew about technology, information technology, that is called computer science at that point of time. It's we who tried building up the passenger reservation system that you see today. You take it for granted that you can use your mobile and do the booking. It was not so in '84 when we really started building it the first time. We were given 25 lakh of rupees and 2.5 months by the then minister. If you fail, you will be out. And you can see the success story from there. So we have moved considerably forward. Income tax, driver's license, many areas that we have done.
But still, the hunger is more. The question is, why is it that we always feel that we are lagging behind? And I was asked this question in one of the meetings at the top level and said, why is it that you don't achieve the targets that are being set forward for you? And it was the Prime Minister who asked me that question. And I said, sir, the e-governance is highly moving target. If I set a target in 2006 for a period of 5 years, it's not going to be true when I come to 2012. Because the expectations of the people of this country is changing very, very rapidly. 2006, we said we'll go to the doorsteps of the people, provide the services. But we have done enough to reach there. We have not reached 100%. There are reasons for it. But the fact is, people have taken it for granted that you will give Khasra and Khatani in any case. So that's taken for granted. So what you find, the second point that I'm trying to bring to your notice is that e-governance targets are moving targets, and they have an acceleration component. What it really means is that the speed tomorrow is going to be faster than the speed yesterday. And that's why you find when you look back, you have traveled quite a bit. But when you see the future part, you see you have much more to cover. Because in the last 2 years, new areas has come in. So it's a moving target, and therefore it is extremely important that we don't plan for 5 years, we plan for 2 years. Those of you who are from mathematics, it is more of a dynamic programming problem, where every stage we need to optimize and keep changing ourselves to the goals. Because the expectations are changing, so technology cannot be put which doesn't meet the requirements. The third component that I want to bring to your notice that you will see, each of these components are in silos. I have built a transport application, I have built a payroll system, I have built a hospital system. It is all from the government to the citizen that you are looking at. I, as a person in a sector, have automated something and I'm trying to provide service. It's a very big achievement, great achievement. But you look from citizen's perspective. He doesn't care about what the government is. He doesn't care whether there's a transport department, there's a home department, or scholarship or education department. He looks towards the government as a single entity. Now imagine an e-governance switchover that you need to do if you look from government to the citizen rather than citizen for the government. Suddenly you find that a student, for example, which we are now working on it, after he passes 12th, he is not concerned about which scholarship, which department gives me, which are the schools where I can join. He wants to go to Senate and find out all these for himself. Our backend systems that we have prepared today are not integrated, they are in silos. So the third point that I wanted to bring your notice for consideration while you're discussing and debating on these things is how do we really separate these silos and integrate them into a single homogeneous cyberspace. And this is more important because the governance process that we have today is a siloed governance, sectoral, both geographical and sectoral governance, which is a confederated governance system. But the cyberspace has neither boundaries, nor geography, nor sector. And therefore, designing systems which will ultimately merge into a single system has to be the goal tomorrow that we really need to work on. Is it possible for me, we are now working in Delhi that I will try to explain to you, is if I am giving 10 benefits to an individual, is it possible for me to evaluate after 2 years what is the benefit that individual got after those 10 benefits? Has he really improved? Or is it that the grant and the money that we are doling is a spray and pray type of a thing? You spray the money and see what benefits people get it. So that's where the whole issue is. We need to start looking at how are we going to integrate these systems as we go along. So that's the third component that I would like to point out. The new direction that we are looking at, the fourth point is, and especially Government of India, and I'm sure state government will also be keen, is today we are spending 400,000 crores per year on social benefit schemes. Are we able to accelerate them? Is it possible to do the targeted beneficiary delivery? Now, this was never part of your objectives of e-governance even 2 years back. We were more interested in giving a birth certificate. Now we are talking about, can I give him subsidy when he buys a LPG cylinder?
You can see from technology perspective, it's a huge shift. So the direction that you have taken so far, we must sit now, relook at the whole system and try to see how we'll build it up. The fifth point that I thought I would like to bring into your notice is that while we are doing this integration, while we are moving towards the citizen, it is becoming clearer that we need to create a unified and secure, and I'm saying quote unquote, secure cyberspace, in which user walks in without having to worry about the security, the operations, and the implementation. User has to be made free for performing his tasks. If there's an RTO who's supposed to give a driver's license, he should be concerned about driver's license and he should know how to walk up to the machine and do it. He shouldn't really be worried about where is it running? How do I manage the network? So you find that while we are moving the e-governance to cover inclusive governance, that's the whole objective that you're talking about, we have issues on infrastructure. First, we have issues on mindset. We have issues on infrastructure, we have issues on processes, we have issues on data standards and metadata standard operations. I think unless until we perform these functions, you will find that citizen cannot get a holistic view of e-governance. So some people ask me, where do you think you want to achieve the last mile? Where do you want to go? And in my view, e-governance will be complete when all 1.2 billion people can interact with the government directly and have transparency, openness, and participation in the governance process. I know it's a long distance, it'll take a while, but it's extremely important that we start focusing in that direction. What have we really been doing in the last 2 years? The first on infrastructure. As Government of India, we have taken up 2 projects now. One is called National Knowledge Network. It's about 6,000 crore project, which has connected all knowledge institutions. Now we know that knowledge economy is the economy of tomorrow, and equipping everybody with knowledge will empower him to earn his livelihood. So we have connected 1,500 knowledge institutions, all universities, into a single gigabit backbone network. The interesting part of that project is it will also provide, it's already started providing a 1 gigabit backed up by 1 gigabit at the district headquarter level. This network is a unique network which encompasses research and development, governance, R&D, all activities put together. Which means that today all the data centers in the country are connected with a very high bandwidth, and you can keep disaster recovery, business continuity plan easily. Second part, which was very critical, and it took us a little more time, is called National Fiber Optic Network System. Some of you might be aware of it. It's about 20 to 25,000 crore project which has been approved by the government about 6 months back. It will take fiber to Panchayat. It will give 100 Mbps bandwidth at Panchayat. Now this network will provide you a seamless network across 20-25 lakh government employees who can do their workflow, who can do their service delivery in a seamless manner. The remaining part of the fiber optic network, because fiber optic network has a huge capacity, will be outsourced to the service providers to provide linkages to 1.2 billion people. The idea is to understand how an ecosystem can be built at the Panchayat level by making technology accessible to them. If you want to empower them, it is necessary that they have the access to the technology, access to the knowledge, as we have in other areas. So that's a second attempt that we are trying to make through. That we'll make sure that they are getting integrated and you have a free access to the whole system. As I said, we have not focused ourselves on the standards. It has taken us 2 years to define what we call the standard for identity. All of you know that we have UID, which has the identity, which is uniquely defined. Right. We are also working on making sure that the banking structure is rolled out to the last mile. The identification system, the banking system, and the workflow system of these applications together is going to give you a framework in which you will be able to provide effective services and participative governance to the citizen. The other area that I would just like to brief you, because I think time is short, is that what we are trying to do is the information is power. Information can be used by industry, common man, not only for transparency and openness.
can also be used for business purposes. So there is a law now, there is a approved by Government of India, in which every government department is making all the data available in open domain. It's called data.gov.in. So if you go there, you will find that Government of India is enforcing the distribution of this data set in a neutral form for all citizens. You can use it for finding out what is happening in the village. You can also use it to find out which are the vehicles which have done more accidents and therefore more LIC policy. That's the area that we are now looking at, that make the data which is developed for the citizen by the government, which is owned by the citizens, public. This will bring in transparency, openness, and what we call democratization of information. So that's the area that we are looking at. So we're now working on 3 components. Try and create a national information infrastructure where government can homogeneously work. Try and generate platforms for the service delivery, which has the Aadhaars on one side, banking on the other side, and the application remain on the middle side, and make sure that bulk of the data, which is not confidential, is made open to the people of this country, not only to make business out of it, but also bring in the transparency. I think these are some of the directions that we are really looking at. What I feel at this point is that this exercise cannot be done by central government or state government alone. I wanted to highlight and bring it to your notice that unless until, when we talk about a cyberspace, which is a unified cyberspace, it has no boundaries, we can't really demarcate this belongs to transport and this belongs to agriculture and that belongs to that state and that belongs to that state. Slowly over a period of time, I would say three years' time, we need to move towards the cloud, an application as a service. Now imagine that state. I know still there are issues to be resolved in technology, in mindset and processes. But the direction in which we have to go is that, so that we are able to proactively work with the citizens, allow them to participate, create capacity in them to be able to exploit, utilize the resources that we are making it available. And I think that's the direction I would see. And I'm sure as you go along in your deliberations, you will have some of these issues discussed. And I hope at the end of the exercise, if you can get some concrete points, issues that we need to look forward in Government of India to move forward, would be of great value for us. With that, I would like to close my talk. Maybe afternoon, if you have any things we can discuss. Thank you very much. And once again, welcome to you all. Thank you. धन्यवाद श्री गैरोला जी। अब मैं बुलाना चाहूँगी डॉक्टर MP नारायणन, अध्यक्ष सेंटर फॉर साइंस डेवलपमेंट एंड मीडिया स्टडीज़, कि वो आकर के ई-गव नॉलेज एक्सचेंज 2012 के बारे में हमें जानकारी दें। श्री MP नारायणन। The Chief Guest, Mr. Virendra Benilal, Honorable Home and Transport Minister, Rajasthan Government, Mr. Raghuveera Meena, MP from Udaipur, Mangelal Garacha, Sport Minister, Rajasthan, Madam Basanti Devi, MLA from Rajasthan, Mr. O.P. Meena, Mr. Gairola, Mr. Malhotra, and distinguished delegates to this all-important conference organized. Rajasthan has been, at the outset, of course, the Home Minister is not here, and through him and through all of you, I want to congratulate the Chief Minister for having successfully completed 4 years. I am told that yesterday 4 years you have completed over. I know what it is in a state for 4 years to complete and successfully. Therefore, at the outset, our compliments to the Chief Minister, his team of ministers, his team of bureaucrats, etc., for this 4 years successful completion. That is number one. Rajasthan has, again, as Mr. Malhotra has elaborated,
done a lot of good work in the field of e-governance, mainly. Only recently, we all recall the Honorable Prime Minister and the Honorable Chairperson of the UPA were there in Jaipur for almost, you can say that, putting the test of this Aadhaar. And the Aadhaar is one of the essential communication channel for delivery to the common man. And I was quite happy to hear that. We also know that, as Mr. Malhotra has mentioned, the CSC has been very successful. I could see quite a few of the people sitting below from the kiosk who are perhaps being rewarded for their activities, etc. I'm told that you have near about 5,000 kiosks. And onwards, of course, you have to go forward, and maybe a couple of lakhs you may have to do. In this connection, may I suggest something? I have welcomed you, sir, in your absence and paid you. I wanted to congratulate the Chief Minister through you people that yesterday he has completed 4 years of his tenure. That is what I wanted to say, that it's a big thing in a state, you know. Then I was complimenting, sir, in your absence, that substantial work in the field of e-governance has happened. For example, I distinctly remembered the Aadhaar when it was put to test on the ground. They came and initiated it, and then there is the CSC. I was just suggesting that there is a need for your capacity building. I have seen quite a few. I have been in a short period interacting with people, and there has to be, unless they are really trained, all these, it's a major job. I am told that you have got some systematic training schemes, but it has to be made a time-bound one. If you want 5,000 kiosks to go to 50,000 kiosks, then you should have those trained people who are there to man them, knowledgeable people who are there. The services offered, I'm told, are manifold, and the e-Mitra platform, including deposition of these utility bills, etc. And one good thing you have done in Rajasthan is delivering the digitized, with the signature, the certificates. That is something, couple of lakhs or something. Numbers do not matter, because your requirement will be much more. So this is one area where you need. Coming back to the rural health, sir, I personally feel that a lot more perhaps is to be done utilizing the ICT on the rural side. With the telemedicine, I'm told, I found one of the articles of one of the doctors that telemedicine has been introduced. But again, this is one area with a lot of interested, competent people you have. This has to be expanded. And a rural health scheme, perhaps, you may like to, and the ICT involvement and application. That is something very, I admire and I appreciate. In the process, you have brought in a lot of transparency in your system, because your governance is something that, I thought if I meet the Chief Minister, I would have complimented him, congratulated him on the anti-graft bill that he has got through. Perhaps this, I do not know, this is the first state perhaps they have introduced this. It is a very bold venture on behalf of the Chief Minister and the government, and I thought that they need special congratulations on that. You see, the capacity building, once again I wanted to tell you that any system would be a success if it is manned by trained, competent people. And you have no dearth of population.
It's a question of, I mean, a part of your fund, you have got to train, you have got to divert for training, and the time-bound training. That is something very important about it. And at the outset, as I mentioned, you know, the CSC organization, whatever it is that is going on, I must congratulate and compliment Rajasthan government for that purpose. The national fiber optic network, it has gone into around more than 250,000 villages, and Rajasthan also has a big share of it, and that has to be utilized properly. So for that's the channel to reach your panchayats, to reach your districts, etc. These are the few points that I thought that I would like to share. I would like to compliment not only the government, Mr. Malhotra, the IT department, all the staff, and I would like to compliment the awardees who are going to get the award from your hand. And once again, thank you very much for having come and hosted function. थैंक यू डॉक्टर नारायणन। वर्ष 2011-12 में राजस्थान सरकार के विभिन्न अधिकारियों द्वारा ई गवर्नेंस के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए जाने के स्वरूप उन्हें पुरस्कृत किया जा रहा है। मैं माननीय गृह एवं परिवहन मंत्री राजस्थान सरकार श्री वीरेंद्र बेनीवाल जी से अनुरोध करती हूं कि वे अधिकारियों को पुरस्कार वितरित करें। सबसे पहले मंच पर बुलाना चाहूंगी श्री मंजीत सिंह, मुख्य प्रबंधक निदेशक परिवहन विभाग राजस्थान सरकार। श्री मंजीत सिंह। तालियों से स्वागत करें और इनका उत्साह बढ़ाएं। देवियों और सज्जनों, तालियां। मंच पर बुलाना चाहूंगी श्रीमती मंजू राजपाल, उप शासन सचिव ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार। श्री शरद कविराज, IPS, स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, राजस्थान। श्री कविराज। तालियों से स्वागत करें श्री कविराज, IPS, स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, राजस्थान। श्री जोगाराम, कलेक्टर, झुंझुनू, राजस्थान। श्री जोगाराम। मंच पर बुलाना चाहूंगी श्रीमती आरती डोगरा, कलेक्टर, बीकानेर, राजस्थान। श्रीमती आरती डोगरा। देवियों और सज्जनों, तालियों से स्वागत करें कलेक्टर, बीकानेर, राजस्थान। श्री रोहित गुप्ता, कलेक्टर, चूरू, राजस्थान। आपका मंच पर स्वागत है।
देवियों और सज्जनों, श्री रोहित गुप्ता, कलेक्टर चूरू, राजस्थान। बुलाना चाहूंगी श्री GL गुप्ता, कलेक्टर कोटा, राजस्थान। तालियों से स्वागत करें श्री GL गुप्ता, कोटा के कलेक्टर, राजस्थान। बताना चाहूँगी कि इसी कार्यक्रम के तहत VLEs और अन्य अधिकारियों को भी पुरस्कृत किया जाएगा, लेकिन ये थोड़ी देर बाद होगा, तो कृपया अधिकारी और VLEs इस सभा में रहें, कक्ष में रहें, और आप लोगों को भी पुरस्कृत किया जाने वाला है। आगे बढ़ते हुए मैं बताना चाहूँगी कि मई 2012 में माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान श्री अशोक गहलोत जी द्वारा जयपुर जिले के निवाई तहसील में डिजिटली साइन जमाबंदी परियोजना का शुभारंभ किया गया था। पिछले 7 महीनों में राज्य के 23 जिलों की 23 तहसीलों में इस परियोजना को लागू कर दिया गया है। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से उदयपुर जिले में भी इस परियोजना का शुभारंभ किया जा रहा है। अब मैं कियोस्क संचालिका से अनुरोध करती हूँ कि वे उदयपुर जिले की गिरवा तहसील में आए हुए काश्तकार द्वारा अनुरोधित खाते की डिजिटली साइन जमाबंदी प्रिंट करें एवं माननीय गृह एवं परिवहन मंत्री श्री वीरेंद्र बेनीलाल जी द्वारा काश्तकार को प्रदान किए जाने हेतु प्रस्तुत करें। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये डिजिटली साइन जमाबंदी प्रिंट हो रही है और जैसे मैंने पहले कहा कि ये पहले भी ये जमाबंदी हमारे पास में वैसे डिजिटाइज्ड रूप में हमारे पास में कंप्यूटर में उपलब्ध थी, लेकिन उसकी कॉपी नकल यहाँ पे कई वर्षों से दी जा रही थी, लेकिन उसकी मान्यता नहीं थी। अब उसकी मान्यता कि उसके लिए जो है वापस से पटवारी के पास में जाना पड़ता था और उसके साइन करवाने पड़ते थे, लेकिन अब ये डिजिटली साइन करके रखी हुई है, तो इसकी कानूनी मान्यता है और उसको नियमों में भी वो प्रावधान कर दिया। अभी आपने देखा कि ये किस तरह से ये एक प्रिंट आउट निकला है। ये VLE है हमारी, मावली के हो बेटे आप, ये उदयपुर की ही एक VLE है और ये काश्तकार को दे रहे हैं। बताइए आप। माननीय मंत्री जी महोदय श्री वीरेंद्र बेनीलाल जी ने अभी इसवाल से आए शंकरलाल जी इश्तकार जी को डिजिटली हस्ताक्षरित जमाबंदी की कॉपी दिया है, दे रहे हैं। इसी के साथ आज से इस कार्यक्रम के माध्यम से उदयपुर जिले में भी इस परियोजना का शुभारंभ कर दिया गया है।
अब मैं माननीय मंत्री महोदय जी श्री वीरेंद्र बेनीलाल जी को अनुरोध करती हूँ कि कृपया आमंत्रित अतिथिगणों को संबोधित करें। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा आयोजित 2 दिवसीय कार्यशाला के उद्घाटन सत्र के अवसर पर मंच पर विराजमान माननीय मंत्री महोदय गरासिया साहब, माननीय सांसद महोदय रघुवीर मीणा जी, माननीय विधायक महोदया श्रीमती बसंती देवी जी, ई गवर्नेंस भारत सरकार के मिशन डायरेक्टर श्री बीके गैरोला साहब, MP नारायणन साहब, हमारे OP मीणा जी जो कि अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं, संजय मल्होत्रा जी जिनका कि ये किया गया सारा कार्यक्रम है और आज के इस अवसर पर मुझे भी आपने उपस्थित होने का अवसर प्रदान किया। आज के इस दिवस को गौरवान्वित करने के लिए वर्ष 2011-12 में अपनी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सम्मानित किए जाने वाले सभी अधिकारीगण और ई मित्र व्यवस्था को लागू करने वाले सदस्यगण, पधारे हुए सभी सम्मानित अतिथिगण, सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जिन्हें कि आज के इस कार्यक्रम की गरिमा प्रदान करने के लिए यहाँ पर पधारना था, कारणवश वो यहाँ पर नहीं पधार पाए और उन्होंने मुझे निर्देशित किया कि मैं इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति प्रदान करूं। मैं उनकी ओर से आप सबका स्वागत करता हूं। यह 2 दिवसीय कार्यशाला सफल हो और इस कार्यशाला में जो विभिन्न राज्यों से पधारे हुए प्रतिनिधिगण हैं उनके विचारों से हम आने वाले समय में लाभान्वित हों, इस उद्देश्य से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के संदेश को मैं आप तक पहुंचाते हुए उनके स्वस्थ और दीर्घायु होने की कामना करने के साथ ये आशा करता हूं कि ये राज्य जिस राज्य में 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई है, इसके शुभारंभ के साथ इसके समापन के बीच में इस बात को जानते और मानते हुए आप सब लोग यहाँ से पधारें कि ये एक उत्तम स्थान था राजस्थान राज्य और यह उदयपुर जहाँ पर इस कार्यशाला का आयोजन किया गया। निश्चित रूप से राज्य द्वारा जो कार्य किए गए हैं वो कार्य इस देश में मिसाल के रूप में है। हमारा राज्य जो कि अग्रणी भूमिका निभा रहा है ई गवर्नेंस के क्षेत्र में और इस राज्य द्वारा विभिन्न विभागों को और सुदृढ़ करने के क्रम में जो एक 3% उनके बजट की राशि का भी जो प्रावधान किया गया वो इस देश में मिसाल है और हम इसमें अग्रणी हैं। मैं आशा करता हूं इसी के बूते पर जिस प्रकार संजय मल्होत्रा जी ने अपने पिछले दिनों में मेहनत रखी और विभाग को एक दिशा देने के क्रम में हमें पुनः याद कराया सम्माननीय राजीव गांधी जी को कि जिन्होंने इस देश को दिशा देने के लिए कार्य किया और उनकी सोच का परिणाम है कि आज हम इतना आगे बढ़ पाए हैं कि हमारे इस राष्ट्र को ही नहीं बल्कि विश्व को हमने अपनी उंगलियों पर कर लिया है। हमें कोई भी सूचना चाहिए वो सूचना हमें न सिर्फ तात्कालिक रूप से मिलती है बल्कि एक लंबी प्रक्रिया जिसका हमें सामना करना पड़ता था, उस प्रक्रिया को कट शॉर्ट करते हुए हम उन पेचीदगियों से बच गए हैं जिन पेचीदगियों के चलते हमें महीनों और वर्षों तक लग जाते थे एक कागज मात्र प्राप्त करने में, और वो सपना आज के दिवस हमारा साकार हुआ है। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। मैं इस अवसर पर आज ही के दिवस पर सम्मानित होने वाले अधिकारीगण को जिन्होंने बड़े मनोयोग के साथ में उन कार्यों को किया जिन कार्यों को करने में हम सबको अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है, वो क्योंकि इसमें अग्रणी हैं इसलिए मैं उनको बधाई देता हूं। और उदाहरण के रूप में क्योंकि आज के दिवस पर वो सम्मानित किए गए हैं, हम अन्य के लिए भी उदाहरण के रूप में उनको जानते और मानते हुए ये प्रयास करें कि हम सब जो हमारा इसके नॉर्म्स हैं उन नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली ऐसी स्थिति बनकर के आए कि हम सभी प्रथम स्थान प्राप्त करें। निश्चित रूप से अभी गैरोला साहब ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए और नारायण साहब ने राज्य के किए कार्यों को जाना और माना,
मैं आपको दोनों को इसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूं और पुनः याद कराना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय अशोक जी गहलोत जो अपने 24 घंटे के समय में से 19 घंटे इस राज्य के आम जन के लिए समर्पित रखते हुए विभिन्न योजनाओं का निर्माण करते हुए इस बात के लिए प्रयासरत हैं कि हम सामाजिक व्यवस्थाओं को और ज्यादा सरलीकरण करते हुए राज्य के निर्धनतम व्यक्ति को वो सुविधाएं मुहैया कराएं जिन सुविधाओं की उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मैं पुनः आपका धन्यवाद करना चाहता हूं नारायण साहब का कि जिन्होंने हमारे राज्य सरकार के गत दिवस जो 4 वर्ष पूर्ण हुए उसको याद करते हुए आपने जो अपनी ओर से जो शब्द रखे, जो शुभकामनाएं दी, मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करूंगा और ये कहना चाहूंगा कि ये 4 वर्ष पूर्ण होना हमारे लिए ये जो अगला वर्ष का जो काउंटडाउन शुरू हुआ है ये फिर नए चैलेंजेस लेकर के हमारे सामने है। हम प्रयास करेंगे कि राज्य के आम जन को उनकी सोच से भी आगे बढ़ते हुए वो सुविधाएं मुहैया कराएं जिन सुविधाओं की हमने कल्पना तक नहीं की थी। मैं मल्होत्रा साहब के संस्मरण को यहाँ पर पुनः दोहराना चाहता हूँ कि हमें अभी बहुत कुछ काम करने की आवश्यकता है। रघुवीर मीणा जी को इन्होंने फ़ोन किया, वो रघुवीर मीणा जी जो कि सांसद हैं, लेकिन फ़ोन उठाया कि नहीं और रघुवीर मीणा जी ने, और वो जो एक कम्युनिकेशन ठीक जगह पर होना चाहिए था उसमें कुछ व्यवधान पैदा हुआ। आने वाला समय ऐसा बने 3G की सर्विसेज हमें मिल रही हैं, आधार कार्ड को हम पूरे राष्ट्र में लागू करने के लिए प्रयासरत हैं। एक ऐसा समय आएगा कि जब सेल फोन पर आप रिंग करेंगे एक और आधार कार्ड एक तरफ आएगा और दूसरी ओर जिनको आप डायल कर रहे हैं उनका चेहरा नजर आएगा, चेहरे पर मुस्कुराहट है कि नहीं वो भी नजर आ जाएगी और वो रघुवीर मीणा जी कौन से हैं ये भी नजर आ जाएगा। हम आने वाले समय में इस राष्ट्र के उस तबके को और आगे बढ़ाए जाने के क्रम में कार्य कर रहे हैं जो हमारा आने वाला कल हमारा उगता हुआ सूरज है। कली के दिवस पर हर जिला मुख्यालय पर आयोजित कार्यक्रमों में हमने उस प्रतिभा को सम्मानित किया है जो नौजवान पीढ़ी आज शिक्षित होकर अपने आप को अलग दर्शाते हुए मेरिटोरियस स्टूडेंट्स के रूप में पहचान किया गया, जिनको उनको लैपटॉप कल के दिन वितरित किए गए। टैबलेट को हम वितरित करने का कार्यक्रम चला रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि वो युवा पीढ़ी जो सुदूर क्षेत्रों में भी विराजमान है वो अपने इस दिमाग का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़े। आज हमने उनको इस तकनीक से जोड़ने के लिए लैपटॉप दिए। आने वाला कल होगा कि उन्हीं के द्वारा इजाद किया गया कोई ऐसा उपकरण होगा जो हमारे कार्यों की और कठिनता को सरल करेगा। मैं सार में पुनः ये निवेदन करना चाहता हूं कि आईटी के क्षेत्र में जो कार्य किए गए हैं इन कार्यों को और बातों के साथ साथ मुख्य रूप से हम जो देखते हैं वो अपने रोजमर्रा के कामों से देखते हैं। पूर्व के वर्षों तक स्थिति ये थी, यदि हमें यात्रा भी करनी होती थी तो हम इस बात के लिए एक लंबी लाइन में लग करके रिजर्वेशन कराने की प्रक्रिया से 2-4 होते थे और जब तक हम काउंटर तक पहुंचते थे तब तक स्थिति ये होती थी कि रिजर्वेशन नो रूम की स्थिति में आ जाता था। आज हमें घर बैठे ये सुविधा है। हमने रोडवेज, राजस्थान स्टेट रोडवेज को भी इससे जोड़ा और उन्होंने भी ऑनलाइन सिस्टम को ईजाद किया। आज बैंकों की स्थिति को हम देख रहे हैं, पूरे राष्ट्र को हमने जोड़ लिया है और हम विद इन मिनट्स देश के किसी भी कोने में होते हैं हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और ट्रांजैक्शन को भी जो उसके चार्ज लग रहे थे उसको मिनिमाइज करते हुए अब तो नो चार्ज की स्थिति हम लेकर के आ गए हैं। पहले हमें लंबा समय लगता था, यदि हमारा कोई बाहर का चेक होता था तो हम ये भूल जाएं कि वो 15-20 दिन या महीने तक हमें उसकी राशि मिल पाती थी। ये सब आप ही के द्वारा किए गए कार्यों की बदौलत है। मैं आशा करता हूं कि आज हमने जिस किसान भाई को उसकी जमाबंदी की कॉपी दी है, ये हमारी व्यवस्था के अंदर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग करके हमें हर समय सताता रहता था कि हम इस व्यवस्था का क्या करें। जैसा संजय मल्होत्रा जी ने अभी बताया कि पूर्व में जमाबंदी तो हम जनरेट कर रहे थे, लेकिन उस जमाबंदी पर साइन करने के लिए हमें वापस उसी पटवारी के पास जाना पड़ रहा था। तो ये ठीक वैसी ही व्यवस्था हो गई थी कि पटवारी की शिकायत और जांच भी पटवारी कर रहा था। तो जिस पटवारी से हम उसको ढूंढने की जहमत से बचना चाह रहे थे, उसी पटवारी के पास जनरेट होने के बाद में भी हमें उसे तलाशना पड़ रहा था। उसका सरलीकरण हुआ है। इसके लिए मैं पुनः आपको बधाई देना चाहता हूं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस तकलीफ को समझते हुए इसके समाधान के लिए आपको प्रेरित किया। आज के इस दिवस पर मैं धन्यवाद करूंगा मुख्यमंत्री महोदय का कि उन्होंने मुझे आपके बीच हाजिर होने का मौका दिया। शायद उनके इन बातों को कहने के साथ एक सोच और ये भी रही होगी कि मैं वो जनप्रतिनिधि हूं जिसका विधानसभा क्षेत्र पूर्णतया ग्रामीण है। मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर
एक भी नगर पालिका नहीं है। और पूर्व के शासन में मेरे विधानसभा क्षेत्र की 2 क्षेत्रों को नगर पालिका का दर्जा दे दिया गया था। सत्ता परिवर्तन के साथ सबसे पहले मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन किया कि हम चाहते हैं महानरेगा योजना का लाभ हमारे इलाके के लोगों को मिले। इस बढ़ी हुई आबादी का यह क्षेत्र नापासर और लूणकरणसर, जहां की इतनी बड़ी संख्या है, इसको देखते हुए नगर पालिका का बोझ हम नहीं उठा सकते। इसलिए कृपा करके आप हमें महानरेगा योजना का लाभ देने के लिए पुनः इनको ग्राम पंचायत बनाएं। उन्होंने अपना आशीर्वाद प्रदान किया और पूर्ववर्ती शासन में जो 5 ग्राम पंचायतें नगर पालिका में बदली गई थी, उनको पुनः ग्राम पंचायत बनाया गया। और मैं 100% ग्रामीण क्षेत्र का प्रतिनिधि होने के नाते आज आपके बीच में अपनी बात रख रहा हूं। मैं उनकी पीड़ा को समझ सकता हूं और मैं इस बात को जान और मान सकता हूं कि जो व्यवस्थाएं लागू की गई हैं, इन व्यवस्थाओं का पूर्णतया लाभ हमें तभी मिल पाएगा जब इसी प्रकार से हम अपने आप को कंप्यूटराइजेशन के दौर से आगे ले जाते हुए, राजीव गांधी जी को याद करते हुए इस बात को जाने और माने कि हमारे राष्ट्र में जो कंप्यूटर आने के साथ एक भ्रांति पैदा हुई थी कि बेरोजगारी बढ़ जाएगी, वो बेरोजगारी बढ़ने की समस्या तो न सिर्फ समाप्त हो गई है, बल्कि रोजगार के नए अवसर और सृजित हो रहे हैं, जिसका एक जीता जागता उदाहरण ये ई मित्र के माध्यम से चलने वाले स्थान स्थान पर ये बूथ हैं। तो मैं ऐसी आशा करता हूं कि रोजगार के नए अवसरों को और बढ़ाए जाने के साथ आप राज्य में उस माहौल को और ज़्यादा बढ़ाएंगे जिस माहौल के बूते पे हमारी उन समस्याओं का सरलीकरण हो। ट्रांसपेरेंसी के जिस दौर में हम चल रहे हैं, बड़ा हर विभाग की अपनी कुछ ये कह लीजिए कि एक अपनी है जो रहस्यमयी वातावरण हुआ करता था। हम जान नहीं पाते थे कि किस विभाग की क्या स्थिति है, कहाँ किस विभाग में क्या वैकेंसी है, या हमें कोई और कार्य करना हो तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। उस सब का सरलीकरण हो रहा है, इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। और पुनः इस 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस की सफलता के लिए इस कार्यशाला में पधारे हुए सभी सहभागियों को मैं बधाई देना चाहता हूं और उनको धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने यहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। मल्होत्रा साहब को और उनके विभाग के सभी अधिकारीगण को, देशपांडे जी को, सबको मैं शुभकामनाएं देते हुए रवि गुप्ता जी को इस मौके पर पुनः यहां पर आयोजित इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद। धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय जी। अब मैं श्री आशुतोष देशपांडे, अतिरिक्त निदेशक सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, राजस्थान सरकार, उनसे अनुरोध करती हूं कि वे धन्यवाद के 2 शब्द कहें। श्री आशुतोष देशपांडे। हम सब माननीय गृह एवं परिवहन मंत्री श्री वीरेंद्र बेनीवाल जी के आभारी हैं कि उन्होंने अपने बिल्कुल ही शॉर्ट पीरियड का जो हमने नोटिस दिया था उसमें भी हमारी उन्होंने रिक्वेस्ट को उन्होंने कबूल किया और इस कार्यक्रम में पधारे, उसके लिए हम उनके बहुत आभारी हैं। हम श्री रघुवीर सिंह जी माननीय लोकसभा सदस्य, उनके भी आभारी हैं और खेल मंत्री श्री गरासिया जी के भी हम आभारी हैं कि जिन्होंने इतने शॉर्ट नोटिस पे हमारे यहाँ पे आने का आमंत्रण स्वीकार किया और हमें इस मंच को सुशोभित किया। मैं डॉक्टर बीके गोरेला साहब, मिशन डायरेक्टर ई गवर्नेंस, भारत सरकार द्वारा ई गवर्नेंस क्षेत्र में के विभिन्न पहलुओं पर हमारे को जो जानकारी दी उसके लिए मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ। डॉक्टर MP नारायण, अध्यक्ष सेंटर फॉर साइंस डेवलपमेंट एंड मीडिया स्टडीज़ का भी मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने राजस्थान के बारे में इतनी नॉलेज यहाँ पे गिली कि हमारे कितनी परियोजनाएं चल रही हैं, कैसे चल रही हैं, उसको अप्रिशिएट किया, उसके लिए मैं उनका बहुत धन्यवाद देता हूं। श्री संजय मल्होत्रा जी, शासन सचिव सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग का भी मैं धन्यवाद प्रस्ताव पारित करना चाहता हूँ कि उन्होंने जो हमारी जो परियोजनाएँ चल रही हैं और उनके बारे में सबको बताया और जो उन्होंने पेश दिए IT को राजस्थान में, डिजिटली साइन सर्टिफिकेट्स का काम हो या ये जमाबंदी का काम हो, ये सब इन्हीं के प्रयासों का परिणाम है कि हम लोग इतनी तेज़ी से आगे बढ़ पाए और हमारा नाम राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा, राज्य का नाम। इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं साथ ही इलेट्स के कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर रवि गुप्ता जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम को राज्य सरकार के सहयोग से आयोजित कर हमें ई गवर्नेंस के क्षेत्र में विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न राज्यों द्वारा किए गए
विभिन्न कार्यों के बारे में जो अनुभव हमारे यहाँ जो इन 2 दिवसीय कार्यशाला में जो हमारे को मिलेंगे, उसका जो हमें लाभ मिलेगा, वो एक अपॉर्चुनिटी उन्होंने हमारे को दी, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद चाहता हूँ। और अभी इसके बाद में वीएलएस को हम लोग अवार्ड देंगे जिन्होंने उल्लेखनीय कार्य किया सीएससी के क्षेत्र में, और जो हमारे जो राजकीय अधिकारी थे जिन्होंने सीएससी परियोजना को चलाने में, इसको सक्सेस बनाने में जो बहुत हमारा सहयोग किया, उनको हम यहाँ पे पुरस्कृत करेंगे। अभी लेकिन माननीय मंत्री महोदय जो आए हुए हैं, उनके समय की कमी होने की वजह से वे मंच पे उपस्थित नहीं हो पाएंगे, तो इसके लिए हमें बड़ा खेद रहेगा। लेकिन अगर ये वीएलएस के टाइम पे भी यहाँ रहते तो बहुत अच्छा रहता। तो अब मैं आप सबका भी धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग यहाँ पधारे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन 2 दिवसीय सारी कार्यशालाओं में बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे और अपने अनुभव बांटेंगे हमारे साथ में, जिससे हमारे को इसका बहुत लाभ मिल सके सबको। धन्यवाद।